हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL प्री और मेन CPO CHSL MTS स्टेनोग्राफर कांस्टेबल GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट थीसिस पैटर्न सारे आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, CGL प्री में 2019 में मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटेम्प्ट यानी कि CGL 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1115 था। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की। 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए थे। ये सेकेंड वीडियो, और इसके बाद लगभग आपको 19 वीडियो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम लोग CGL 2021 की सीरीज समाप्त कर देंगे, और 19 वीडियो करने के बाद आपको 7 अगस्त तक ट्राई करूंगा मैं सारे के सारी वीडियोस, और इस पूरी सीरीज को ख़त्म करने का मैं ट्राई करूंगा पूरा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको 2019 CGL CPO CHSL 2020 CGL CPO CHSL के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। चैनल पे एक बार विजिट करने से पहले चैनल का कंटेंट देख लेना। अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। और जो भी अब तक चैप्टर कराया मैंने, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग फॉलो कर लीजिए यूट्यूब चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आपको कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। और 2018-19-20 के तो मैंने CGL मेंस के भी आपको क्वेश्चन कराने हैं। 2019 और 2020 के मैं अभी तक CPO CHSL CGL के क्वेश्चन करा चुका हूँ, पर 2021 से मैं आप लोगों को CGL CPO CHSL MTS स्टेनोग्राफर कांस्टेबल GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराया करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे करने वाले हैं यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पर मैथ्स का फुल कोर्स भी करने वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो, ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें कुछ भी आपको चार्ज नहीं पे करना। खुशी होगी मुझे कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन में बोला गया ABC ने स्टार्ट किया एक बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। इनिशियली A ने इन्वेस्ट किया इतना, B और C ने इन्वेस्ट किया इतना इतना। आफ्टर 4 मंथ A ने विड्रॉ कर लिए 3000 रुपये। आफ्टर 2 मंथ मतलब आफ्टर 2 मोर मंथ मतलब 2 और महीने बाद C ने इन्वेस्ट किया 12000 रुपये। और आपको बोला फाइंड द शेयर ऑफ C। शेयर ऑफ C आपको बताना है, प्रॉफिट है इतना एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में अगर प्रॉफिट इतना है तो शेयर ऑफ C आपको बताना है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर 2 पर्सन है A और B, अगर 2 पर्सन है A और B, तो आपको ये पता है कि A और B की प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। आपको पता है A और B की प्रॉफिट का रेशो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ A, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ B, ये जो होता है प्रॉफिट का रेशो होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रॉफिट ऑफ A रेशो प्रॉफिट ऑफ B रेशो प्रॉफिट ऑफ C आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रॉफिट का रेशो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से वेरी करता है। तो आपने देखा कि A ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, आपने देखा इनिशियली A ने 29,000 इन्वेस्ट किए, और 4 महीने बाद उसने 3,000 रुपये उसमें से निकाल लिए। आपने देखा 29,000 उसने इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए 29,000 इन्वेस्ट रहे, ठीक है। आपने देखा 29,000 उसने इन्वेस्ट किया, और 4 महीने बाद उसने क्या किया, 3,000 निकाल लिया, मतलब उसने 4 महीने तक 29,000 इन्वेस्ट करके रखे। तो आपने देखा 29,000 इंटू 4 आ गया। उसके बाद 3,000 रुपये उसने निकाल लिए, 29,000 में से 3,000 उसने निकाल लिया, मतलब अब कितने बचे, 26,000। क्वेश्चन में बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल बाद की बात कर रहा है। साल में से 4 महीने तो उसने 29,000 इन्वेस्ट किया, और फिर 26,000 का इन्वेस्टमेंट उसने कितने महीने करके रखा, 8 महीने। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि B और C ने 25,000 इन्वेस्ट किया। तो आपने देखा B ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000, और C ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000। B के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हुआ। बोला क्या है कि A ने
4 महीने बाद 3000 निकाल लिए और उसके भी 2 महीने बाद यानी कि 6 महीने बाद सी ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 12,000 मोर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि बी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया ना उतने का उतना इन्वेस्टमेंट रखा उसने पूरा साल यानी कि 12 महीने। और सी ने क्या किया, 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और 4 महीने के 2 महीने के बाद, मतलब 4 महीने के बाद 2 महीने और मतलब 6 महीने। तो आपने देखा 25,000 उसने 6 महीने इन्वेस्ट किए और उसके अलावा उसने दोबारा 12,000 का इन्वेस्टमेंट और किया। तो 25 और 12 कितने होते हैं, 37। तो आपने देखा 37,000 का इन्वेस्टमेंट किया सी ने कितने महीने के लिए, लास्ट के 6 महीने के लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 29,000 इंटू 4 प्लस 26,000 इंटू 8 रेशो 25,000 इंटू 12 रेशो 25,000 इंटू 6 प्लस 37,000 इंटू 6, ठीक है ना। तो आप देखो सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो, आप ना डबल ज़ीरो ये सारी ज़ीरोज़ काट सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि 29 चौके कितना होता है 116, 26 अट्ठे कितना होता है 208, ठीक है। तो 26 अट्ठे कितना होता है 208 और 25 12 जा कितना होता है 300 होता है, सबको पता है। और 25 6 कितना होता है 150 और 37 6 कितना होता है 222, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का क्या रेशो आएगा 324 रेशो 300 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 372। और आप देख सकते हो कि ये 4 पे कॉमनली कट भी जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 81 रेशो 75 रेशो 93। अब 93 आपने देखा कि 93 किसी पे जाएगा नहीं तो ये कट भी नहीं सकता फर्दर। तो प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का आपके पास कितना रेशो आ गया, आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का रेशो क्या है 81 रेशो 75 रेशो 93। आपने देखा टोटल प्रॉफिट कितना 33,200। तो आपने देखा टोटल रेशो कितना, आपने देखा 81 में 75 में 93 अगर मैं जोड़ूं तो आप बोलोगे कि सर 249 आ जाएगा अगर मैं रेशो ऐड करूं तो। मतलब प्रॉफिट तीनों का प्रॉफिट अगर मैं रेशो के हिसाब से ऐड करूं तो कितना आ रहा है 249 और पैसों में कितना दिया हुआ है 33,200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 33,200 बाई 249, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉफिट ऑफ सी। प्रॉफिट ऑफ सी का रेशो कितना है 93, मतलब 93 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा 33200 249 और यहाँ पे कितना 93। अब आप देख सकते हो ये 83 पे कट रहा है, ये 83 पे 4 पे जाएगा, ये 83 पे 3 पे जाएगा और 3 जो है इसको 31 पे काटेगा। 31 इंटू 4 कितना होता है 124। तो 31 इंटू 4 कितना 124। तो 12,400 जो है प्रॉफिट ऑफ सी आ जाएगा आपके पास, जो कि करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि सेक ए की वैल्यू 2 है। सेक ए की वैल्यू 2 तब होती है जब ए जो हो वो 60 डिग्री हो, ठीक है। तो आपने देखा सेक ए की वैल्यू 2 तब होती है जब ए जो है 60 डिग्री और ए जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा, तो ए की वैल्यू बिल्कुल सही आ गई। उसके बाद आपने देखा कि √3/2 कॉस कब होता है, कॉस √3/2 कब होता है जब कॉस 30 डिग्री हो। तो ए माइनस बी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, जिसमें से एंगल ए आप पहले निकाल चुके हो 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30। तो आपने देखा यहाँ पे 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान तरीके से आपको ये मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत आसान, मजा आ जाएगा आपको। आपने देखा क्वेश्चन में आपको बोला है एन एलॉय कंटेन 40% ऑफ सिल्वर। एक एलॉय है जिसमें 40% सिल्वर है, ठीक है, और 30% कॉपर है, 30% निकल है। तो आपने देखा कि पूरे एलॉय में जो है सिल्वर कितना है 40%, पूरे एलॉय में सिल्वर कितना है 40% और बाकी जो एलॉय है जिसमें कॉपर और निकल है वो टोटल कितना है 60%। क्वेश्चन में क्योंकि आपको बोला है कि हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड, आपको ये बताना है कि सिल्वर कितना ऐड किया गया ताकि नया जो एलॉय बना उसमें सिल्वर जो है वो 50% हो, मतलब आधा सिल्वर हो। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या आपने नोटिस करना है कि भाई
मैं सिल्वर को अलग लिख लेता हूँ, मैं कॉपर और निकल को अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि कॉपर और निकल का पूरे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा कि एक एलॉय है जिसमें सिल्वर जो है वो 40% है, बाकी एलॉय की जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो कॉपर है निकल है, दोनों साथ में मिलके, तो आपने देखा वो 60% है। तो आपने देखा कि सिल्वर और कॉपर का रेशो कितना है, आपने देखा सिल्वर और कॉपर का रेशो कितना आ गया, आपके पास 2:3 आ गया। आपने देखा सिल्वर और कॉपर का रेशो आपके पास कितना आ गया, 2:3। सॉरी, सिल्वर और कॉपर और निकल का रेशो आपके पास कितना आ गया। देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने देखा क्या, आपने सिल्वर को अलग कर लिया, आपने कॉपर और निकल को अलग कर लिया, मतलब एलॉय में जो सिल्वर का परसेंटेज है और कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट ऑफ एलॉय, तो वो कितना है, आपने देखा सिल्वर जो है 40% है और जो एलॉय में बची कुछ ही चीज़ें हैं वो 60% है। तो आपने देखा 2:3 आ गया, मतलब सिल्वर और कॉपर और निकल का जो रेशो आया है आपके पास वो कितना आ गया, 2:3 आया। अब आपको बोला गया है क्या, आपको ये चीज़ बोली गई है कि कितना सिल्वर आपको ऐड करना है 25 किलो एलॉय में, ताकि आपका जो नया एलॉय बने उसमें 50% सिल्वर हो, मतलब 50% सिल्वर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% सिल्वर होगा और 50% जो है वो कॉपर और निकल होगा या फिर अदर एलिमेंट जो कि एक एलॉय में होंगे। तो आपने देखा कि सिल्वर और कॉपर और निकल का जो रेशो होगा नए एलॉय में वो कितना होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ऐड क्या करना है, आपने देखा ऐड क्या करना है, आपने देखा सिल्वर ऐड करना है। सिल्वर ऐड करना है मतलब कॉपर और निकल तो उतना ही रहेगा। आपने देखा कि सिल्वर ऐड करना है, कॉपर और निकल तो उतना ही रहेगा। तो कॉपर और निकल की वैल्यू पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही कर लो, क्योंकि पहले जितना कॉपर और निकल था बाद में भी उतना ही होगा। तो आपने देखा कि कितना आ गया, 3:3। ठीक है, तो आपने देखा कि एलॉय है कितना, 25 किलो। 25 किलो को 2:3 में डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ पे आप चेक कर लो कि सिल्वर और कॉपर और निकल का क्वांटिटी कितना है। तो आपने देखा 2 और 3 कितना, 5। 5 की वैल्यू कितनी, 25 किलो। 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलो। 5 किलो 1 की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि सिल्वर में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2 से 3 हो गया, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 किलो। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि सिल्वर कितना, 40%, बाकी अदर सब्सटेंसेस कितना है, 60%। तो 2:3 आ गया। अब आपने देखा कि 2:3 सिल्वर और कॉपर और निकल का रेशो है। तो आपने देखा कि 2:3 कितना, 5। 5 की वैल्यू कितना, 25 किलो। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 1 की वैल्यू 5 किलो, 2 की वैल्यू 10 किलो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ गया 15 किलो। मतलब कॉपर और निकल जो है वो कितने हैं, 15 किलो। और सिल्वर कितना है आपके पास, 10 किलो। अब सिल्वर आपके पास 10 किलो है, कितना और सिल्वर ऐड करना है, कितना और सिल्वर ऐड करना है, ताकि अब जो है सिल्वर जो है 50% हो जाए। 50% बने आधा आधा। तो आपने देखा कि यार आपको ना 5 किलो सिल्वर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि 15 किलो सिल्वर हो जाएगा और 15 किलो कॉपर और निकल हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि क्या, कि 50% क्वांटिटी है सिल्वर की नए एलॉय में। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता दिया। क्वेश्चन में बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो O पे है। ठीक है, अब बोला गया आपको कि PQ एक डायामीटर है। फिर बोला कि PR एक कॉर्ड है और QS एक कॉर्ड है। आगे जाके T पे मिलते हैं जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। आपको बोला गया कि एंगल ROS, ठीक है, आपको बोला गया कि एंगल ROS मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री। सबसे पहले क्या करो, आप R और S को ज्वाइन कर दो। आपने क्या किया, आपने R और S को सिंपली ज्वाइन कर दिया। बस इतना काम आपने अभी तक किया। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा कि RS अगर एक कॉर्ड है, RS अगर एक कॉर्ड है, RS अगर एक कॉर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, P और S को भी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं P और S को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपने देखा RS एक कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है कितना, 42। तो सरकमफ्रांस के पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, 42 का आधा, यानी कि 21 डिग्री बनाएगी। ठीक है, आपको पता है कॉर्ड जो है सेंटर में जितना एंगल बनाती है उसका आधा एंगल बनाती है सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जो कि मेजर आर्क पे होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 21 डिग्री बन गया। अब आपको एक और चीज़ पता है कि PQ अगर एक डायमीटर है, डायमीटर जो है सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपको पूछा गया एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो आपने देखा ट्रायंगल PTS में, आपने देखा ट्रायंगल PTS में एक एंगल 90 का हो गया, एक एंगल 21 का हो गया, तो तीसरा एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा आपका, 69 डिग्री का हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है O जो है सेंटर है किसी सर्कल का,
ठीक है। और सर्कल का डायमीटर जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 20 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। टी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर और टी ए एक टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है। ओ टी की लेंथ आपको गिवन है, ये जो ओ टी है इसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी 26 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि लेंथ टी ए की लेंथ बतानी है। देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं ए को ओ से ज्वाइन कर दूँ तो आपको पता है रेडियस बनती है, रेडियस की लेंथ है कितनी 10 सेंटीमीटर और रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो है क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। आपको पता है 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है। तो एक साइड अगर 10, हाइपोटेन्यूज अगर 26 है तो तीसरी साइड जो है वो आपकी 24 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है। तो 980 बाई 35 इंटू 16, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब आगे कुछ करना ही नहीं है आपने। अब आपने देखा कि 35 इसको कितने काटेगा, 35 दूनी 70 और फिर 280 हो जाएगा। तो ये 8 पे गया तो 28 इंटू 16। अब 28 इंटू 16 आपका कितना आने वाला है 448 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको हाइट बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की और साइड दे रखी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा 4√3। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपको बोला है कि अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इतना हो जाता है 7800 3 साल में और 11,232 रुपये हो जाता है 5 साल में, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप रेशो बना सकते हो इसमें, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। मतलब जैसे देखो आपने देखा कि 3 साल में अमाउंट कितना हो गया 7800, 5 साल में अमाउंट कितना हो गया 11,232। फिर आपने देखा कि अगर मैं इसको 78 पे काटूँ, अगर मैं इसको 78 पे काटूँ तो आप देखोगे 78 पे ये 100 पे जाएगा और ये 78 पे कितने जाएगा 1, 4 और 4, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपने देखना है कि 5 ये कितने हैं 5 साल, ये कितना है 3। तो आपने देखा 5 में से 3 गया कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो जो भी आया मतलब दोनों के ईयर का डिफरेंस, यहाँ पे आपने 3 साल देखा, यहाँ पे आपने 5 साल, तो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 साल। तो 2 साल अगर आपके पास आया तो आप क्या करो यहाँ पे 1/2 कर दो, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। तो 10 से 12 हो गया, मतलब 2 का इंक्रीमेंट किस पे 10 पे इंटू 100%। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हुआ कैसे, आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने देखा प्रिंसिपल को आपने P मान लिया तो अमाउंट कितना हो गया 7800 कितने साल में 3 साल में। फिर 5 साल में क्या हुआ, प्रिंसिपल आपने P माना हुआ है, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो आप देखोगे P से P कट जाएगा, आपका न्यूमरेटर में बचेगा कितना 5 में से 3 गया कितना 2 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा अमाउंट बाय अमाउंट आपने किया। फिर 78 पे आप इसको काटोगे तो आप देखोगे 144 और यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप देख सकते हो कि फर्दर भी आप इसको काट सकते हो, ये 25 पे जाएगा, ये 36 पे जाएगा, है ना। 4 के टेबल पे अगर आप इसको काटोगे तो आप देखते हो कि 1/1 + r/100 और अगर इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 36/25 यानी कि 6/5। और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो r/100 कितना होगा 6/5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/5। तो ये जो है 20 पे काट देगा, r की वैल्यू 20%। मतलब है यही चीज़, सारी की सारी है यही वाली चीज़, पर इसको स्टेप बचा के किया हुआ है। सिर्फ इतना कि क्या करो, अमाउंट देख लो 3 साल बाद कितना 5 साल बाद कितना, उसका रेशो बनाओ और 3 साल और 5 साल में जितना डिफरेंस। जैसे मान लो अभी आपको ये दिया हुआ है, पहले अगर आपके पास ऐसा होता कि यहाँ पे 2 साल लिखा होता, यहाँ पे 6 साल लिखा होता, तो आप लोग क्या करते कि 2 साल और 6 साल का डिफरेंस कितना 4 साल आ जाता, तो 1/4 आपको पावर करनी पड़ती, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बड़ा लोचा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोचा है, पर मैं आपको देखो तिकड़म बताऊंगा कि इस चीज़ से एग्जाम में उभरे कैसे। मतलब बजाय कि आप टाइम वेस्ट करो कि हाई क्वेश्चन गलत दे दिया मैं कैसे सॉल्व करूं, या परेशान होना कंफ्यूज होना एग्जाम में, इन चीज़ों से कैसे बचना है मैं बताता हूं। देखो आपको क्वेश्चन में बोला द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। आपने मान लिया कि ये स्क्वायर फील्ड है,
ठीक है। तो आपने इसकी साइड मान ली कितनी, ए मान लिया आपने इसकी साइड, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोला कि विड्थ जो है वो कितनी है, विड्थ जो है वो 4.5 मीटर है, ठीक है। तो विड्थ अगर उधर 4.5 तो इधर भी 4.5 हो जाएगी, ठीक है। और आपको पाथ का एरिया यानी कि इस सारी चीज़ का आपको एरिया गिवन है, कितना, इतना, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो एरिया है, मतलब ये जो पाथ का एरिया है, ये एक्चुअली में है क्या। आपने देखा कि एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस कर दो अगर एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर से, तो ये एक्चुअली में क्या है, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है ना। तो ये क्या एक्चुअली में एरिया ऑफ पाथ। तो आपने देखा बिगर स्क्वायर, अगर मैं साइड स्मॉलर स्क्वायर की ए मान लूँ, अगर मैंने ए लेट कर ली स्मॉलर स्क्वायर की साइड, तो आपने देखा कि एरिया कितना हो जाएगा। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी हो गई, आपने देखा ए प्लस 4.5 प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान रखना एक चीज़ कि आपको 4.5 दो बार ऐड करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चा एक बार ही ऐड कर देता है कि यार विड्थ जो है 4.5, ध्यान रखना वो दोनों साइड विड्थ है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे भी 4.5 और ऊपर भी 4.5 होगी, तो ध्यान रखना दोनों साइड आपको ऐड करनी है, ठीक है ना। और छोटे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड कितनी है ए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो आपको कितनी दी है, इतनी, ठीक है। अब आपने देखा कि ये कितना हो गया, a + 9 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 105.75, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करो, x + y और x - y कर दो आप, ठीक है। तो आपने देखा a से a गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2a + 9 और यहाँ पे आपका कितना आ गया 105.75 और बाय 9 आ जाएगा। ये कितने पे काटेगा इसको, तो भैया ये इसको काटने वाला है कितने पे, ये काट देगा इसको 1 पे जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा 11.75, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.75 में से 9 अगर मैं घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 2.75/2, ठीक है ना। तो ये जो साइड आपके पास आ गई है ये कितनी आ गई, /2 मीटर, ठीक है। अब हम तिकड़म क्या लगाएंगे। देखो पहली बात तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एरर है। क्या एरर है, आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मैंने अभी काफ़ी इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन ने दिमाग खा लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन पे मैंने गहन शोध किया, इधर इधर मैं गूगल वगैरह कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा गहन शोध करने के बाद इसमें एक कंक्लूजन निकला है क्या, कि काफ़ी जगह इसका ना आंसर ही गलत बताया हुआ है, किसी ने इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट चेंज करना तो वैसे बनता ही था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। आपको जब वो पूछता कि आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ बताना है, 1 मिनट, आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ का मतलब ये है कि अगर ये पाथ है, अगर ये पाथ है, ठीक है, तो ये भी चीज़ फेंस होगी, ठीक है, मतलब ये वाला स्क्वायर भी फेंस होगा, ये भी फेंस होगा, ठीक है। तो फेंसिंग तो यही हुई ना जब पूरे पाथ पे फेंसिंग हो गई, ठीक है, मतलब पूरा पाथ जो है वो फेंस हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ ये है, मतलब कि आपको इस पूरे पे फेंस करना है, जो कि बिल्कुल मतलब ऑप्शन के हिसाब से एक भी ऑप्शन ऐसा बैठता नहीं है जिससे हम लोग ये पूरी फेंसिंग का कॉस्ट निकाल सकें, ठीक है, क्योंकि एक भी ऑप्शन उस पर सटीक बैठता नहीं। तो आपने तिकड़म क्या लगाना है, अब आपने तिकड़म क्या लगाना है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि यार आपको पता है इसकी साइड पता लग गई, इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लोगे, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर आपको निकालनी है और आपको बोला है 100 पर मीटर आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की कॉस्ट मिलनी है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर आपको निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, या तो ये स्क्वायर का आप सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर चेक करोगे, या फिर इस स्क्वायर का पेरीमीटर चेक करोगे, ठीक है। तो पहली बात तो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर, मतलब अगर आपको पाथ की, ये जो पाथ है इसका फेंस करना है ना, तो आपको दोनों स्क्वायर के पैरामीटर पे आपको फेंस करना पड़े, ठीक है ना। पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मिलता हो। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको ना एग्जाम में ये इक्वेशन पढ़ के मतलब कॉन्शियस नहीं हो जाना कि यार क्या करूं। आप क्या करो, आप ना दिमाग से सोचो कि यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया उसने, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करो, आप ना इसको चेक कर लो, छोटे स्क्वायर का जो वो है ना पेरीमीटर, पहले आप इसको चेक कर लो। आपने देखा साइड कितनी आई आपकी छोटे स्क्वायर की, 2.75 × 2, तो आपने देखा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2.75, सॉरी साइड कितनी आई 2.75/2, तो आपने देखा पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्मॉलर स्क्वायर का 4a, तो आपने देखा ये कितना हो गया 5.5, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर फील्ड का जो आपका पेरीमीटर है वो कितना है 5.5 पर मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो कितनी है 100 रुपये, तो 5.5 मीटर की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी 550 रुपये, और ये वाला ऑप्शन है इक्वेशन में। इसके बाद सबसे पहले मान लो कि आपने क्या किया, आपने बिगर स्क्वायर का चेक कर लिया। आपने जब बिगर स्क्वायर का चेक किया पेरीमीटर कितना आएगा, आपने देखा कि बिगर स्क्वायर का जो साइड है वो कितना हो जाएगा a+9, क्योंकि 4.5 यहाँ पे भी है और 4.5 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि a+9 है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 2.75/2, तो ये कितनी हो जाएगी 1.375, और a+9 कितना हो जाएगा, आपने देखा a+9 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.375 + 9 कितना हो जाएगा 10.375, और अगर आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया कितना हो जाएगा 4 × 10.375, जो कि आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा किसके इक्वल, वेट लेट मी चेक, तो ये आ जाएगा आपका 41.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर की कॉस्ट अगर 100 है तो 41.5 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4150। मतलब बिगर स्क्वायर पे अगर आप फेंस लगाएंगे, बिगर स्क्वायर पे फेंस लगाएंगे तो कॉस्ट जो है वो आपकी इतनी पड़ने वाली है, कितनी 4150, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपने देख लिया कि बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है और उस पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का खर्चा कितना आ रहा है। अगर आपका ऑप्शन से मैच हो रहा है ठीक, नहीं तो फिर आप स्मॉलर स्क्वायर का चेक करो। स्मॉलर स्क्वायर का आपने चेक किया, ऑप्शन से मैच हो रहा है तो आप एक बार समझ जाओगे ए ऑप्शन हो सकता है। फिर आप क्या करो, बिगर और स्मॉलर दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि बिगर स्क्वायर और स्मॉलर स्क्वायर की फेंसिंग का खर्चा आना कितने वाला है। आपने देखा 4700 रुपये, 4700 भी नहीं ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि 550 है, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। आपको तिकड़म लगाना है, मतलब आपको ढूंढना है कि वो कहाँ, क्या पता इक्वेशन में उसने गलती कर दी हो, पर आप थोड़ी ना गलती करोगे। आप तो देखो इससे तीन ही आप चीज़ें निकाल सकते हो, एक तो बिगर स्क्वायर पे फेंसिंग, एक स्मॉलर पे और एक दोनों पे। तो आप तीनों चीज़ें निकाल के देख लो, टाइम भी बहुत है एग्जाम में हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ना एक्चुअली में होना चाहिए था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर फील्ड होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाथ गलत वर्ड है, स्क्वायर फील्ड होना चाहिए, जो कि ये स्मॉलर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको बोला लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली 8% और 10%। देखो आपको पहली चीज़ ये पता है कि एरिया का आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ एरिया। एरिया क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो आपने देखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है मल्टीप्लीकेशन में, परसेंटेज में मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब मल्टीप्लीकेशन में हो फॉर्मूला में और मल्टीप्लिकेशन में है तो आप यहाँ पे देखो कि लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 8%, ब्रेड्थ क्या डिक्रीज कर रहा है 10%। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में है लेंथ और ब्रेड्थ, या फिर दो साइड बोल सकते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जो यहाँ पे होगा यानी कि एरिया, ये भी दो बार चेंज होगा। मतलब एक बार 8% इंक्रीज करेगा, एक बार 10% डिक्रीज करेगा। तो एरिया की वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट आ रहा है कितने का 8% का, दूसरी बार डिक्रीमेंट आ रहा है कितने का 10% का। तो आपने देखा कि नेट इफेक्ट कितना आएगा। नेट इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट माइनस डिक्रीमेंट माइनस इंक्रीमेंट इंटू डिक्रीमेंट बाय 100
तो आपने देखा कि ये कितना आ जाएगा -10 और -0.8, तो ये -2.8% हो गया। माइनस के क्या समझे आप लोग के डिक्रीमेंट हो रहा है कितना 2.8%, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था किसी भी वैल्यू में अगर एक बार x% का इंक्रीमेंट दूसरी बार y% का डिक्रीमेंट अगर आप करोगे तो x - y - xy/100 फॉर्मूला होता है। अब ये वाला क्वेश्चन दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है, दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन में बोला है वर्टिकल पॉल है और एक वर्टिकल टावर है, आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड। मतलब ये जो ग्राउंड है इस पे सेम लेवल में है, मतलब जहाँ से वर्टिकल पॉल शुरू हो रहा है वहीं से वर्टिकल टावर शुरू हो रहा है। कुछ डिस्टेंस पे बेशक शुरू हो रहा है पर सेम लेवल पे है ग्राउंड के। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ऐसा है और वर्टिकल टावर ऐसे और वर्टिकल पोल ऐसे, ठीक है ना। लेवल जो है सेम है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपको बोला है कि सच अ वे दैट जो टॉप ऑफ द पोल है, आपने मान लिया कि ये जो है वर्टिकल पोल, आपने इसको पोल मान लिया, ठीक है, आपने इसको टावर मान लिया। तो जो टॉप ऑफ द पोल है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर है वो कितना है 60 डिग्री। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास कितना हो गया 60 डिग्री। और फिर बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि बॉटम ऑफ द टावर पे जाके मिलता है वो कितना है 30 डिग्री। आपको बोला है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये पूरा आपको बोला है कितना 76 मीटर है, ठीक है। और आपको लेंथ बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये बताना है सिर्फ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपना जहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे थे उसके सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर दी। 30 डिग्री के हिसाब से अगर आप साइड का रेशो लेंगे तो आपको पता है √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है और हाइपोटेन्यूज पे कितना होता है 2 होता है। 60 डिग्री में क्या होता है 1 होता है, सामने √3 होता है और यहाँ पे 2 होता है। आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री को मैंने गोले पे मतलब 30 डिग्री के साइड के रेशो को मैंने 30 डिग्री एंगल वाली ट्राइंगल के साइड के रेशो को मैंने गोले में रख लिया और 60 डिग्री ट्राइंगल के जो साइड का रेशो है वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि 30 और 60 डिग्री की साइड जब मैं एक साथ लिखूंगा, मतलब मैं आपस में इन दोनों को रिलेट करके लिखूंगा, तो आपने देखा एक की वैल्यू कितनी √3, एक की वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर √3 है तो √3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 30 डिग्री की ट्रायंगल के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1। तो आपने देखा टोटल कितना हो गया, टोटल जो है लेंथ आपकी टॉप ऑफ द टावर से लेके ग्राउंड तक कितनी हो गई 4। तो 4 की वैल्यू आपको हाइट ऑफ द टावर दी है कितना 76 मीटर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 19 मीटर। और यही आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि आपको एक की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये भी एक है और ये भी एक है सामने सामने। अब ये वाला क्वेश्चन है बड़ा तंग कर देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तंग कर देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है आप पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो। पहली बात तो पोल जो है वो कैसे रीच कर सकता है विंडो को, कोई पोल चलता है कोई, ऐसा तो होता नहीं ना कि पोल चलने लगे और जाके विंडो को मिला है ना। तो अजीब सा ही स्टेटमेंट बना के दिया, पर मैं आपको बताता हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है आप लोगों को कि पोल जो है, ठीक है, मतलब पोल जो है वो विंडो पे जाके मिल रहा है, ठीक है, पोल जो है वो विंडो पे जाके लग रहा है, ठीक है, वो पोल जो है विंडो पे जाके लग रहा है। मान लो यहाँ पे विंडो है स्ट्रीट के एक साइड, ठीक है, आपको बोला है पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप क्या कि 3√5 मीटर अबव है ग्राउंड के, ठीक है। तो एक साइड है स्ट्रीट के, मतलब ये स्ट्रीट की आप एक साइड मान लीजिए और ये स्ट्रीट की दूसरी साइड, इसको आप स्ट्रीट मान लीजिए पूरा, ठीक है। आपको बोला है कि फुट अपना वहीं पे रखें, मतलब ये जो पोल है, ये पोल ऐसे इंक्लाइन हुआ है, ये जो पोल है फुट वहीं पे ही है पोल का, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसको टर्न किया गया अदर साइड पे, तो ये विंडो जो है, मतलब ये भी विंडो है जो कि ग्राउंड से 4√15 मीटर हाई है, ठीक है, उसको जाके मिलता है, मतलब वो टच कर रहा है उसको, विंडो को ये जाके टच कर रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और पोल की लेंथ कितनी 23 मीटर, पोल की लेंथ कितनी 23 मीटर, ये भी 90, ये भी 90। आपको बताना है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये लाइन आपको बतानी है, ठीक है। तो ये भी पोल है,
ठीक है, मतलब पोल जब इधर साइड राइट हैंड साइड मूव कर रहा था तो 3√5 मीटर अबव जो विंडो है उस पे जाके मिला, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड मूव किया उसने पोल ने तो वो 4√15 मीटर जो अबव हाइट पे एक विंडो है उस पे जाके मिला। आपको विड्थ बतानी है, देखो पाइथागोरस लगाओ सीधा सीधा, ठीक है। अब एक्स की लेंथ आपको पता कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपने देखा 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 15 जा कितना हो जाएगा आपके पास 240 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये तो आ गया 289, और 289 का अंडर रूट कितना होता है आपके पास 17, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई 17। फिर आपने देखा कि अगर आप y की लेंथ निकालो तो y जो है आपके पास कितना आएगा 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। खतरनाक ही है क्वेश्चन वैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये कितना हो गया 484 का अंडर रूट कितना 22, तो विड्थ कितनी आ जाएगी आपके पास 17 + 22 यानी कि आपके पास 39 आ जाएगी विड्थ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है x जो है किसी काम को करने में 46 दिन लेता है, y जो है उसी काम को 92 डेज में ख़त्म करता है, और z जो है उसी काम को 23 दिन में ख़त्म कर देता है। आपको x y z तीनों का टोटल टाइम पता लग गया, आप टोटल वर्क निकाल लो। कैसे निकालोगे, तीनों का एलसीएम लेके, तीनों का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, तो वन डे वर्क निकाल लो। आपने देखा वन डे वर्क कैसे निकालता है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करके, टोटल वर्क कितना 92, टोटल टाइम x का कितना 46, तो 92/46 किया 2 आ गया, 92/92 किया 1 आ गया, 92/23 किया कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, ठीक है। मतलब अब तक आपको ये पता चल चुका है क्या कि एक दिन में x जो है वो कितना काम करता है 2, y जो है कितना काम करता है 1, z कितना करता है 4। क्वेश्चन में आपको बोला है x स्टार्टेड द वर्क, x ने काम करना शुरू किया, y जॉइंड हिम आफ्टर 2 दिन, ठीक है, y ने उसको ज्वाइन किया 2 दिन बाद, तो 2 दिन x ने अकेले काम किया, एक दिन में काम करता है 2, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा x 4 काम कर देगा, काम बचा कितना 88। अब 2 दिन बाद क्या हुआ y भी आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है इफ z जॉइंड देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब 8 दिन बाद, शुरुआत जिस दिन शुरू हुआ काम करना x, उसके 8 दिन बाद क्या हुआ कि z भी आ गया काम कराने, ठीक है ना। तो आपने देखा कि पहले 2 दिन का काम कितना, पहले 2 दिन काम किया किसने x ने किया, एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा 4 काम कर देगा। उसके बाद क्या हुआ 2 दिन बाद y आ गया, अब 2 दिन बाद y आ गया, x जब अकेला काम कर रहा था तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, y कितना काम करेगा एक दिन में आपको दिया हुआ है कितना 1, तो दोनों मिलके अब कितना काम कर रहे हैं 3, कितने दिन काम करेंगे 6 दिन काम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है कि z जो है 8 दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद y आया, मतलब y ने x के साथ मिलके सिर्फ कितने दिन काम किया 6 दिन काम किया। तो आपने देखा कि x और y एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं 3, 2 और 1 3, 6 दिन में कितना कर देंगे 18। तो मतलब जब z आया तो काम करने को था कितना हमारे पास 70 काम था करने को, ठीक है। तो आपने देखा 70 काम है करने को, अब z भी आ चुका है, x तो है ही है, y भी है, z भी काम कर रहा है। तो आपने देखा कि एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों साथ में मिलके, आपने देखा x जो है 2 करता है, y जो है 1 करता है, z जो है 4 करता है, तो एक दिन में तीनों साथ में मिलके कितना काम करते हैं 7। 70 काम कितने दिन में कर देंगे भाई 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। आपको बोला है कि कितने दिन x ने काम किया, तो आपने देखा z के आने के बाद 10 दिन लगे काम करने में, काम को कंप्लीट करने में z के आने के बाद, और z जो है 8 दिनों बाद आया था, और उन 8 दिनों में x ने रोज काम किया, मतलब x तो शुरू से काम कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे काम को खत्म होने में 18 दिन, और 18 के 18 दिन x ने काम किया, ठीक है। तो आपने देखा कि 8√3 sin 30 कितना होता है 1/2, tan 60 कितना होता है √3, और ये कितना हो जाएगा cos 0 होता है 1 और 3, ये कितना हो गया sin 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, 2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। तो आपने देखा कि 3/2 और 3/2 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो ये तो फाइनली बचा ही है। तो आपने देखा 4, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 4 दिया कितना हो जाएगा 12। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, कार जो है पहले 275 किलोमीटर इस एवरेज स्पीड पे रन करता है,
और फिर अगले 315 किलोमीटर वो इस एवरेज स्पीड पे रन करता है। आपको एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की। सबसे पहले सबको पता होगी इतनी बात क्या कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्या चीज़, आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। आपने पहले तो ये देखना है क्या कि डिस्टेंस लिख लो, यहाँ पे स्पीड लिख लो, यहाँ पे टाइम, क्योंकि अभी आपको टाइम निकालना है। आपने देखा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 275 कितने की स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और फिर 315 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने की स्पीड पे, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 275 कितने की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे। तो आपने देखा कितना टाइम लगा, 275 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। आपने देखा कि टाइम जो लगा 25 पे जाएंगे तो 11/2 आ जाएगा। फिर दोबारा आपने देखा कि 315 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। आपने देखा 315 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लगा, 9/2 घंटे, क्योंकि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, 275 प्लस 315, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा टोटल, इतना। तो आपने देखा कि अगर आपने इसको जोड़ा तो 590 आ गया। नीचे आपने देखा 11 और 9 20/2 कितना, 10। तो 590/10 कितना हो जाएगा, 59 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर आप 4x + 2y को p मान लो, और 4x - 2y को आपने q मान लिया, तो आपने देखा pq + q लिखा है। तो ये क्या होता है, p + q का होल स्क्वायर - 3pq। तो आपने देखा p + q कितना हो जाएगा, 4x + 2y + 4x - 2y। तो ये फाइनली बचा कितना आपके पास, 8x। ठीक है, तो आपने देखा p + q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8x। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो 8x का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 4x + 2y और 4x - 2y का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपने देखा 8x आ गया, और यहाँ से कितना है आपके पास, 64x² - 3। ये कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 16x²। a - b, a + b लिखा है तो a² - b² हो जाएगा। तो 8x, ये कितना होगा, 64x² - 48x² + 12y²। ठीक है, तो x अंदर ले जाओ पहले तो आपने देखा इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 16x²। तो x का तो क्यूब हो गया, और 8 बार है, आपको बाहर निकालना क्या है, आपको 16 बार निकालना है। अगर आपको 16 बार निकालना है तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 8 कर दो, और फिर 2 यहाँ से भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे xy² आ गया, तो 2 बाहर निकालोगे अगर आप, तो बचा कितना, 6। तो आपने देखा कि अंदर फाइनली बच रहा है 16, 8x³ + 6xy²। तो आपने देखा कि अगर मैं रिलेट करूं इससे, तो आपने देखा a की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ रही है, और b की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आपको पता कितना आ जाएगा आपके पास, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, वैसे भी याद होगा। नहीं तो 64 + 36 100 का अंडर रूट कितना, 10, और इसका भी आपको आधा करना है। तो 5 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी है अगर आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करें। देखो कैसे, आपने देखा 18 ऑप्शन है, तो आपने 18 लगाया, तो आपने देखा कि 18 जो है 108 को एग्जैक्टली काट देगा। तो एग्जैक्टली काट देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा आपके पास, और 124 को वो एग्जैक्टली नहीं काट रहा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ऑप्शन हो गया गलत। आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है जो कि इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर दे सेम, पर आपने देखा ये इसको एग्जैक्टली काट रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, यहाँ से कुछ रिमाइंडर आ रहा है, मतलब दोनों बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, फिर आपने 10 से डिवाइड करके देखा, 10 से डिवाइड करा तो 108 में रिमाइंडर आ रहा है 8, और 124 में रिमाइंडर आ रहा है 4, ये भी गलत ऑप्शन हो गया, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा।
फिर आपने देखा 12 से डिवाइड करके 12 जो है 108 को एग्जैक्टली काट देगा, 124 को काटता नहीं, मतलब रिमाइंडर यहाँ भी अलग अलग आ गया। तो आपने फिर 16 से डिवाइड किया, 16 से जब आपने डिवाइड किया तो आपने पाया कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है। 16 से डिवाइड करके आपने देखा कि 96 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 रिमाइंडर, फिर 124 और यहाँ पे 112 पे जाएगा, फिर रिमाइंडर 12 आ जाएगा, और 156 पे ये जाएगा, 16 जो है 144 पे इसको जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ भी 12 आएगा। तो तीनों जगह आपका रिमाइंडर 12 आना है। 16 इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका हो गया। नहीं तो आप क्या करो, आप कुछ ना करो, आप तीनों नंबर को लिखो, आप तीनों नंबर को लिखो, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोला, ध्यान रखना जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। जब भी लीस्ट नंबर आपको बोला जाता है तब आपको एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर आपको निकालना होता है तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो आपने देखा 108 और 124 का डिफरेंस कितना, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, आप तीनों नंबर लिखो, कोई भी दो नंबर का आपस में डिफरेंस ले लो। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया 16, इन दोनों का डिफरेंस आपने लिया 32, इन दोनों का डिफरेंस आपने लिया 48। अब 16, 32 और 48 इनका एचसीएफ देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका है क्या, 16, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। और ये डिफरेंस मैंने क्यों लिया, ये डिफरेंस मैंने क्यों लिया, देखो 108 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है पर कुछ रिमाइंडर दे रहा है r। 124 ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है पर रिमाइंडर दे रहा है, सॉरी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर दे रहा है r। तो 124 को भी जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, r, सेम ही रिमाइंडर है तीनों बार। 156 को जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, जो भी ऑप्शन में व्हाटसोएवर नंबर होगा, तो आपने देखा वो z पे उसके जा रहा है और रिमाइंडर दे रहा है कितने का, r का। तो आपने देखा कि तीनों में r r r कॉमन है, तो इसीलिए डिफरेंस दिया किया जाता है ताकि इन दोनों को आपस में काटा जा सके, रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो जो है यही 3 नंबर है और इन 3 नंबर का आपको एचसीएफ बताना होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर को माइनस करने के लिए, क्योंकि दोनों में सेम रिमाइंडर है, 108 और 124 में सेम रिमाइंडर है, 124 और 156 में सेम रिमाइंडर है, 108 और 156 में सेम रिमाइंडर है, तभी तीनों का आपस में 2 का डिफरेंस लेके जो भी 3 नंबर आए उनका आपको एचसीएफ बताना होता है, ताकि रिमाइंडर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भाई लोग, ये क्वेश्चन ना CHSL 19 में भी आया, CHSL 20 में भी आया और CGL 19 या CGL 20 में भी ये क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछा, शायद उसमें आपको 20% प्रॉफिट पे पूछ लिया था या 50% प्रॉफिट पे पूछ लिया था, पर सेम क्वेश्चन था, सेम। और ये क्वेश्चन मैं हद बार करा चुका हूँ आपको। और ऐसा नहीं है कि CHSL 20 और CHSL 19 में एक बार आया, एक बार तो सेम स्टेटमेंट ही आई थी 832 और 448 की, सिर्फ सॉल्ड एट 50% प्रॉफिट था, उसके अलावा इक्वेशन बदल के भी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज इक्वल टू द लॉस। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट लॉस के इक्वल है, कि अगर मैं इतने एसपी पे बेचूं तो जो प्रॉफिट आए, इतने एसपी पे बेचने में जो लॉस आए, वो दोनों लॉस जब भी आपस में इक्वल हो तो आप कुछ ना करो, आप दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, जब भी आपका एक सेलिंग प्राइस से आपको प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे सेलिंग प्राइस से आपको लॉस आ रहा है, दोनों जब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हो जाएं आपके, तो आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करो, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ो, बटे 2 कर दो, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट और लॉस भी आपस में इक्वल है, प्रॉफिट की जो वैल्यू है वही लॉस के इक्वल है। तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, मतलब जो 2 सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 CP के। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस, ठीक है, ये चीज़ है। और अन्य कोई तरीका बताऊं देखो आपको, और उसके अलावा आपको सेलिंग प्राइस आंसर तो निकाल ले पहले। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 640, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस की अपनी वैल्यू 100%, जिस पे 10% का नुकसान हो गया तो वैल्यू बची कितनी, 90%।
तो इसका 640 का 90% अगर आप निकालो तो 9 4 द 36, 576 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये तरीका है। और दूसरा तरीका की क्या है कि आपने देखा प्रॉफिट और लॉस का रेशो कितना है 1:1, क्योंकि दोनों प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एक सेलिंग प्राइस इधर साइड, दूसरा सेलिंग प्राइस इधर साइड, मतलब ये वाला सेलिंग प्राइस जब लॉस हो, ये वाला सेलिंग प्राइस जस्ट प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आपने देखा दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 384, दोनों का डिफरेंस 832, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस का आपने जब डिफरेंस देखा कितना आ गया 384। अब प्रॉफिट और लॉस के रेशो में डिवाइड कर लो, आपने देखा प्रॉफिट और लॉस का रेशो बराबर है, तो आपने देखा 384 को 1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 और 1 कितना 2 की वैल्यू कितनी 384, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192, मतलब 192 ये जो है सेलिंग प्राइस है, ये अब की बार प्रॉफिट है, और ये सेलिंग प्राइस अगर है तो ये लॉस है। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करके हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में हम लॉस को ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। दोनों से कॉस्ट प्राइस निकाल के देख लेना, 640 रुपये ही आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है पहले 10 ओवर में एक क्रिकेट गेम है जिसमें रन रेट है इतना, व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर। देखो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एलिगेशन से हो जाएगा और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा कि पहले 10 ओवर में जो रन रेट है, रन रेट का मतलब क्या होता है कि एवरेज स्कोर पर आवर। ठीक है, रन रेट का मतलब होता क्या है कि एवरेज स्कोर पर ओवर। ठीक है, मतलब एक ओवर में कितने की औसत से रन बनाए जा रहे हैं उसको आप लोग रन रेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि रन रेट यानी कि एवरेज स्कोर पर ओवर कितना 7.2, तो 10 ओवर में टोटल स्कोर कितना हो गया। आपने देखा एवरेज अगर 7.2 है तो 10 ओवर में स्कोर कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 10। आपको बोला है व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स। ठीक है, तो 40 ओवर में कितना रन रेट हो, आपने उसको x मान लिया ताकि टोटल रन। आपने देखा पहले 10 ओवर में रन कितने 7.2 इंटू 10, लास्ट के 40 ओवर में रन कितने होने चाहिए 40 इंटू एवरेज, और टोटल रन चाहिए कितने टारगेट 272। तो आपने देखा यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया 72, तो 272 में 72 गया कितना आ गया 200, और यहाँ पे कितना 40x 40 जो है इसको कितने में काटेगा 5 पे, मतलब अगले 40 ओवर में रन रेट जो है वो कितने का चाहिए आपको 5 का चाहिए। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके अलावा आप एलिगेशन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपने देखा कि पहले 10 ओवर में एवरेज रन रेट कितना है 7.2। ठीक है, अगले 40 ओवर में आपको रन रेट बताना है ताकि आप, अब ये क्या है रन रेट, ये क्या है रन रेट, तो यहाँ पे भी रन रेट आना चाहिए। आपने देखा कि 272 का टारगेट अचीव करना है, 272 का टारगेट अचीव करना है। पहले 10 ओवर हो चुके हैं, बाद में 40 ओवर है, मतलब टोटल कितने ओवर में 50 ओवर में 272 का टारगेट अचीव करना है आपको। तो जब ये टारगेट आप लोगों को अचीव करना है तो 272 बाय 50 यानी कि 5.44 जो है आपका रन रेट रहना चाहिए पूरे इनिंग्स में, पूरे मैच में आपका 5.44 रन रेट रहना चाहिए। और आपने देखा ये कितने ओवर 10, मतलब 7.2 जो रन रेट है कितने ओवर में 10 ओवर में, और बचे हुए 40 ओवर का आपको बताना है, तो ये कितना हो गया 1:4। ठीक है, तो आपने देखा 7.2 में से 5.44 जब आप घटाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी। आपने देखा 7.2 में से जब आप घटाओगे तो 1.76 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू 1.76, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.44। तो 5.44 से ये वैल्यू बड़ी है तो दूसरी वैल्यू छोटी होगी। 5.44 में अगर आप 0.44 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है 5। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको काफ़ी सारे जगह इसके अलग अलग मेथड मिलेंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 से 650 इंक्लूडिंग बोथ, जो कि डिविजिबल नहीं है किस पे 3 पे ना 7 पे।
ठीक है। तो आपने देखा कि पहली बात तो आप ये चेक करो कि 500 से 650 के बीच में नंबर कितने हैं। आपने देखा 500 से 650 के बीच में अगर दोनों नंबर को इंक्लूड करना है तो आप देखोगे कितने हो जाएंगे नंबर 151। आप कोई बोलेगा कि सर 650 और 500 को तो डिफरेंस ही 150 है, आपने 151 कैसे लिख लिया? तो भाई जब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो एक नंबर हमेशा छूटता है, ठीक है। मतलब 500 उसमें कंसीडर नहीं हो रहा, 501 से 650 तक है वो। तो आप गिन के देख लेना 501 से 650 नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 150 में 500 नंबर आप ऐड कर लेना, तभी जाके 151 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है। अब काफ़ी सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करेंगे कि डिविजिबल बाय, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आपने देखना है कि 500 से 600 के बीच में ऐसे नंबर जो ना 3 पे जाए जो ना 7 पे जाए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यही चेक कर लो कि 3 पे कितने नंबर जा रहे हैं, ठीक है, 3 पे कितने नंबर डिविजिबल है, फिर 7 पे कितने नंबर डिविजिबल है, और कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 3 पे भी जाएंगे 7 पे भी जाएंगे, ठीक है। तो वो डबलिंग हो जाएगी, उनको माइनस करो, तब जाके आपके पर्याप्त वो नंबर हो जाएंगे जो 3 पे भी जा रहे हैं और 7 पे भी जा रहे हैं। फिर टोटल नंबर में से उनको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा वो नंबर जो ना 3 पे जाते हैं ना 7 पे जाते हैं, ठीक है। तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करेंगे 650 बाई 3 माइनस 500 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 650 बाई 3 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ 216, और यहाँ पे आ गया 166। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो 50, मतलब 50 नंबर ऐसे हैं जो 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर 650 बाई 7 माइनस 500 बाई 7, तो ये एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो इससे तो सारे ही करते हैं, हम कुछ अलग करेंगे अब की बार, थोड़ा सा बेशक वो हो लेंथी पर कॉन्सेप्ट खोल देगा आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखना है कि 500 से 650 जो टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर है कितने 151, ये चीज़ ध्यान देंगे। अब आपको पता है कि 500 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 500 तो है नहीं, ठीक है, 500 तो ऐसा नंबर है नहीं जो 3 पे जाएगा। तो 500 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 पे जाए? 501 है, क्योंकि 5 और 1 का जोड़ कितना 3, 5 और 1 का जोड़ कितना 6 जो है 3 पे डिविजिबल है, और लास्ट में क्या 648, मतलब 650 से पहले, क्योंकि 650 जो है 3 पे जाता नहीं, जाएगा क्या 648, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर चेक कर लेने हैं। कैसे करोगे? आपको पता है ये एपी बनी है जिसका जो है कॉमन डिफरेंस 3 है, क्योंकि हम 3 के मल्टीपल देखते जा रहे हैं, ठीक है। हमने ये ऐसी सीरीज लिखी है 500 से 650 नंबर के बीच में जो कि 3 पे कट रही है। तो आपको पता है an जो कि लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ से हमने ऐसा क्यों लिखा, ये एपी का फॉर्मूला क्यों लिखा, ताकि हम नंबर ऑफ नंबर्स निकाल सकें कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 पे जा रहे हैं और ऐसे कितने नंबर हैं, या फिर ऐसा बोल दो कि ऐसे कितने नंबर हैं जो इस सीरीज़ में है। तो आपने देखा लास्ट नंबर कितना 648, पहला नंबर कितना 501, माइनस कर दो, और यहाँ पे n-1 डी कितना, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो है डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 147 को अगर आप 3 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 49 + 1 कितना 50, मतलब 50 नंबर ऐसे हैं जो 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर ऐसे हैं जो 3 पे जा रहे हैं। उसके बाद अब आपने देखा कि 490 जो है 500 से पहले 490 जो है वो 7 पे जाता है, क्योंकि 7 7 जा 49, फिर 497 जाएगा, फिर 504 एक ऐसा नंबर है जो 7 पे जाता है, ठीक है। तो आपने देखा 504 एक ऐसा नंबर है जो 7 पे जा रहा है। और उसके बाद 630, क्योंकि 7 9 जा 63, 630 के बाद 637 के बाद 644, तो 644 और फिर 651, तो 644 एक ऐसा नंबर है जो 7 पे जा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि फिर दोबारा लगा दो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, इसी वाली सीरीज से, मतलब इसी वाले फॉर्मूला से लगाना है, और बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 7। बस आपको पहला और लास्ट नंबर लिखना है, और आपने देखना है कि यार मैं अब 7 के मल्टीपल देख रहा हूँ कि 7 के मल्टीपल है कितने। तो ये कितना हो गया 140 बाई 7, तो नंबर ऑफ नंबर कितने हो गए 20 + 1 21। अब 500 से 650 के बीच में इंक्लूडिंग दोनों नंबर जो 7 पे नंबर जाते हैं वो कितने जाते हैं 21, और जो 50 पे नंबर वो, और जो 3 पे नंबर जाते हैं वो कितने जाते हैं 50। अब हमको एक और काम करना है। क्या काम करना है? आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी क्या कि यार
501 के बाद 504, 504 मैंने यहाँ भी लिया, 504 मैंने यहाँ भी लिया, मतलब मैंने एक नंबर 2 बार ले लिया। मैंने क्या किया, एक नंबर 2 बार ले लिया, क्योंकि ये 3 पे भी जा रहा है, क्योंकि ये 7 पे भी जा रहा है। तो अब 3 पे भी जाता है जो नंबर 7 पे भी जाता है, मतलब 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो 21 पे भी जाएगा। ठीक है ना, जो नंबर 3 पे भी जा रहा है, जो नंबर 7 पे भी जा रहा है, मतलब वो नंबर मैंने 2 बार ले लिया, क्योंकि मैंने 3 की जगह भी उसको, जब मैंने 3 के डिविजिबल देखे तब भी मैंने उस नंबर को कंसीडर कर लिया, जब मैंने 7 के डिविजिबल देखे तब भी मैंने उस नंबर को कंसीडर कर लिया। जो नंबर 3 पे भी जा रहा है, जो नंबर 7 पे भी जा रहा है, मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन 21 पे भी जाएगा। अब वो जो नंबर जो है 21 के मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, वो जो नंबर है 21 के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डबलिंग हो रही है, मतलब डबलिंग इन द सेंस कि वो 2 बार नंबर आ रहा है। तो आप देख लो कि 500 से 650 के बीच में कौन से नंबर है जो 21 के मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपने देखा 504, 504 जो है वो 21 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 3 पे भी जा रहा है, 7 पे भी जा रहा है, मतलब 21 पे भी जाएगा 507, 504। और लास्ट जो नंबर होगा, आपको पता है कि 21 को 6 से अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 126। तो आपने देखा कि 630, मतलब 630 लास्ट नंबर है 500 से 650 के बीच में जो 21 पे जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं क्या कि 504 जो है वो एक नंबर हो गया, और 126 कितने मल्टीप्लिकेशन में है, 6 मल्टीप्लिकेशन में। तो आपने देखा 21 का 6 मल्टीप्लाई कितना है, 126, और एक नंबर 504 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हो गए, 7। या फिर करके ही देख लो, 630 में से 504 को डिवाइड कर दो 21 से प्लस 1, ये आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना हो गया आपके पास, 126, ये 6 पे गया, तो नंबर ऑफ नंबर कितने आ गए, 7। ठीक है, तो अब आप क्या लिखने जा रहे हो, आप लिखने जा रहे हो कि नंबर ऑफ टोटल नंबर जो 3 पे जाते हैं और जो 7 पे जाते हैं, 500 से 650 के बीच में, वो कितने हैं, 50। ये ऐसे नंबर हैं ये जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 21 नंबर ऐसे हैं जो 7 पे जा रहे हैं, और 7 नंबर ऐसे हैं जो हमने इनमें से भी कंसीडर करे, जो हमने इसमें से भी कंसीडर करे, मतलब मैंने 7 नंबर 2 बार लिख लिए, वो जो इन 50 नंबरों में भी है वो नंबर, और इन 21 नंबर में भी है। तो एक नंबर को 2 बार लिखा गया, तो उनको काट दो फिर। तो आपने देखा कि 50 प्लस 14 कितना हो गया, 64। अब ये 64 नंबर ऐसे हैं, जो 500 से 650 के बीच में हैं, जो कि 3 पे भी जा रहे हैं, जो कि 7 पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो 64 ऐसे नंबर हैं। टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने, 64, जो 3 पे भी डिविजिबल है और जो 7 पे भी। हमें बताना है जो 3 पे भी ना हो और ना 7 पे हो। तो आपने देखा टोटल नंबर कितने, 151। घटा दो इसमें से ये 64 नंबर जो कि 3 पे भी जाते हैं और 7 पे भी जाते हैं। तो आपने देखा फाइनली आपका 87 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा लंबा हो गया, बाकी कंसेप्ट को एलेबोरेट यही चीज़ करती है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो है ना क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है, तो आप देख रहे हो कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये 4b² माइनस 16c² बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपने मान लिया a² माइनस 4b² कितना l, 4b² माइनस 16c² आपने n मान लिया, 16c² माइनस a² आपने n मान लिया। तो ध्यान रखना जब भी आपको l³ प्लस m³ प्लस n³ दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, l प्लस m प्लस n। तो आपने देखा l प्लस m प्लस n जब भी आप चेक करोगे, ध्यान रखना ये हमेशा 0 ही बनेगा। ठीक है, l प्लस m प्लस n जब भी आप चेक करोगे ये हमेशा 0 ही बनेगा। ठीक है, तो l प्लस m प्लस n अगर 0 है तो l³ प्लस m³ प्लस n³ क्या हो जाएगा, 3lmn के इक्वल। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सीधा सीधा आप लिख सकते हो 3a² माइनस 4b² 4b² माइनस 16c² और 16c² माइनस a²। अब नीचे वाला भी देख लेना आप, इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो। तो p³ प्लस q
प्लस आर क्यूब लिखा है तो पी क्यू आर करके देख लेना, पी प्लस क्यू प्लस आर 0 ही आ जाएगा। ए से ए कटेगा, 2b से 2b, 4c से 4c कटेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब जो है 3p क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2b, 2b माइनस 4c, 4c माइनस a, ठीक है ना। तो आपने देखा 3 से 3 गया। अब आपको पता है ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये गया। सिमिलरली ये जो है ये लिखा हुआ है 2b माइनस 4c, 2b प्लस 4c, तो ये भी गया। तो आपके पास जो फाइनली बचने वाला है वो क्या बचेगा, a प्लस 2b, 2b प्लस 4c, 4c प्लस a, क्योंकि इसको सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, 4c माइनस a और 4c प्लस a, तो 4c माइनस a से 4c माइनस a चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो भाई, तो a प्लस 2b, b प्लस 2c, 4c प्लस a, ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, बहुत बार पूछा जा चुका है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू लेट करके करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसे स्क्वायर करके क्यूब करना। तो वैसे भी आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस तो हो ही रही होगी ये क्वेश्चन देखने की, आदत इतनी कि आप पहले ही समझ जाओगे कि क्या क्या कटना है और लास्ट में क्या क्या बचना है। क्वेश्चन बोला, इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए 50 मिलियन लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी ओवर द 5 ईयर। पहली बात तो एवरेज निकाल लो टाइप बी की कारों का 5 साल में। तो आपने देखा 225 में 250 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 475 में 275 अगर मैं जोड़ूँ 750 में 200 जोड़ूँ 950 और 950 में 325 अगर मैं जोड़ूंगा 950 में तो कितना आएगा मेरे पास, 1275 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 1275 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आपका लगभग 255 आना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 255 आ गया, तो 255 मिलियन जो है वो एवरेज आ गया। आपको बोला है कि किस साल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए जो है वो एवरेज से 55 मिलियन कम हो। तो 255 में से 55 मिलियन घटा दो तो कितना आ गया, 255 मिलियन में से आपने 55 मिलियन घटाया तो 200 मिलियन आ गया। अब 200 कौन से साल में है, कार ऑफ टाइप ए का एक्सपोर्ट इस साल में 200 और कई महीने 150, 275, 175, 300। तो 2014 एक ऐसा साल है जिसमें कार ऑफ टाइप ए का जो एक्सपोर्ट है वो एवरेज टाइप बी कारों का 5 साल का जो है उससे 55 मिलियन कम, यानी कि 200 मिलियन है। क्वेश्चन बोला था टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2017, 14 से लेकर 2017। तो आपने देखा 225, 250, 225, 250, 200, 275। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 200 और ये कितना हो गया भाई, 500 और 200, 700, 950 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2015 से 2018 150 में 275 में 175, 275 में 175 जोड़ूंगा तो 450 हो जाएगा, 300 में 150 जोड़ूंगा तो 450, जो कि कितना हो जाएगा 900। अब आपको बताना है कि ये इससे कितने परसेंट ज़्यादा, 950, 900 से कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है, 50। अब बाय में क्या आएगा, बाय में वो चीज़ आएगी जो बाद में पूछी गई है। बाद में क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए 2015 से 2018, मतलब नीचे जो आएगा वो 900 आएगा। मतलब 900 पे उसने पूछा है कि 950 जो है 900 पे कितना कम है, तो 900 पे अगर पूछा है तो डिनोमिनेटर में जो है वो 900 आएगा। अगर 950 पे पूछा हो तो डिनोमिनेटर में 950 आता। मतलब अगर वो दूसरी लाइन में, यानी कि यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2014 से 2017 यहाँ पे अगर लिखता ना वो, तब जाके आप नीचे 950 लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। तो 50/9% यानी कि 5.55%, तो इसको बोल सकते हैं 5.6%। तो 5.6% इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन बोला था नंबर ऑफ वर्कर विद डेली वेजेस लेस देन 180 रुपये। तो 180 रुपये से कम कितना है? 108 में 80 जोड़ा, 188 में 55 जोड़ा, कितना आ जाएगा? तो 108 में 80 जोड़ा 188 और 55 कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 243। ठीक है। और बोला इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर विद डेली वेजेस मोर देन 190, 190 से अबव होना चाहिए। तो आपने देखा 105 में 70 जोड़ूंगा 175, 175 में अगर मैं 150 जोड़ूं तो आप बोलोगे कि सर 325 आ गया। तो यही बताना है कि 243 जो है 325 का कितना परसेंट है, ये पूछा आपसे। तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, 74.76%, जो कि इक्वल टू है 74.8% के अप्रॉक्स। ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ में अगर लिखेंगे तो 74.8% लिखेंगे। आपको बोला है कि मनी स्पेंड ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन दैट स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितनी मनी स्पेंड हुई? 70 डिग्री। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कितनी खर्च हुई? 75 डिग्री। तो कितनी ज़्यादा हुई? आपने देखा 75 डिग्री 70 डिग्री से कितना ज़्यादा है? 5 डिग्री ज़्यादा है। टोटल कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। और पैसे हैं कितने? 1,08,000। तो आपने देखा कि 5/360 डिग्री, तो ये देखा आपने, ये 72 पे गया। और फिर अगर आप देखते हो कि 36 दूनी 72 और 36 तिया कितना होता है? 36 तिया कितना होता है? 108। तो आपने देखा ये जो है इसको 1500 पे जाएगा, तो 500 तिया कितना हो जाएगा? 1500। मतलब 1500 रुपये ज़्यादा खर्चा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन एजुकेशन से। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।